हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं MA इतिहास फर्स्ट सेमेस्टर से इतिहास लेखन, अवधारणा, तकनीक एवं उपकरण। इसका जो पहला प्रश्न पत्र है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारे यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5, जिसमें हम आधुनिक इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ, प्रत्यक्षवाद, हिस्स एवं क्लासिक मार्क्सवादी और एलनास्क के जो युग हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में मार्क्सवादी स्कूल की समीक्षा कीजिए। मार्क्स के इतिहास लेखन का वर्णन कीजिए। इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या पर एक लेख लिखिए। इतिहास की मार्क्सवादी व्यवस्था, व्याख्या और दृष्टिकोण। कार्ल मार्क्स द्वारा इतिहास की जो व्याख्या की गई है उसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। इतिहास अवधारणा का आधार मार्क्स ने आर्थिक सिद्धांत माना है। इसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहते हैं। ऐतिहासिक प्रगति प्राचीन एवं नवीन सामाजिक संगठन के बीच संघर्ष होने के कारण होती है। यह भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। वाद प्रतिवाद के द्वंद्व के परिणाम स्वरूप साम्यवाद का उदय होता है और साम्यवाद से ही नवीन इतिहास का प्रारंभ एवं प्राचीन प्रथा का अंत होता है। साम्यवाद ही इतिहास का मानववाद है। पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद, व्यक्तिवाद के स्थान पर समाजवाद का आविर्भाव इसी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से ही हुआ है। मार्क्स के विचार वस्तुतः रॉसर, नीत्शे, हेगल की स्थापनाओं पर आधारित थीं। क्रांति के बाद रूसी इतिहास लेखन पर मार्क्स की भौतिक व्याख्या का गंभीर प्रभाव पड़ा है। मार्क्स ने आर्थिक आधार पर समाज के संदर्भ में जो भी भौतिकवादी ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत की हैं उनका सर्वत्र स्वागत हुआ। इनके प्रभाव में अनेक क्रांतियाँ हुईं। उसी के फलस्वरूप मार्क्स की ख्याति भी इतनी बढ़ गई कि इन्होंने उस समय के लोगों को मार्क्स युग या उनके युग की विचारधारा को मार्क्सवाद की संज्ञा प्रदान की है। कार्ल मार्क्स को समाज वैज्ञानिक इतिहास विश्लेषण का प्रवर्तक कहा जाता है। समाज वैज्ञानिक इतिहास विश्लेषण का प्रवर्तक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। इनके इतिहास के मूल्यांकन की नई दृष्टि और नई विश्लेषण पद्धति प्रतिपादित की है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन में विश्व इतिहास में एक निश्चित सामान्य क्रम को स्वीकार किया गया है। हीगल ने विचारों में परिवर्तन अंतर्द्वंद के माध्यम से देखा है। यह परिवर्तन सामाजिक सत्ता में परिवर्तन लाता है। परिवर्तन एवं विकास के मुख्य लक्षण बन जाते हैं। व्यवस्था के भीतर विरोध प्रकट होते हैं और नवीन व्यवस्था जन्म लेती है। यही प्रक्रिया हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रमाण है या प्राण है। द्वंद्वात्मक वाह जगत एवं मानव चिंतन दोनों की गति के सामान्य नियमों का विज्ञान बन गई है। हीगल संसार की प्रक्रियाओं के समप्रवाह के रूप में समझते थे। इन्होंने एक प्रगतिशील विकास अपने आप को प्रतिस्थापित किया। अतः प्रत्येक ज्ञान एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो अपने आंतरिक अंतर्विरोधों के संघर्ष से परिवर्तित होकर विकास का अंग बनती है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन में यह प्रक्रिया भौतिकवादी मानी गई है। द्वंद्वात्मक भौतिक विकास प्रकृति के स्तर से मानव समाज को उत्पन्न करती है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति समाज की अंतर्द्वंद के कारण प्रमाणी माना है। इसमें मानवीय चेतना अपनी बाह्य प्रकृति एवं सामाजिक परिस्थितियों को उनके नियम पहचान पर सक्रिय रूप से गढ़ती है। मार्क्स के बाद यह मार्क्स आदि ज्ञान की सत्यता व्यवहार एवं क्रिया में व्यक्त होती है। मानव तत्व सामाजिक संबंधों की समष्टि है। मार्क्सवादी भौतिकवादी मानव का अस्तित्व सामाजिक संबंधों को परिभाषित करता है। अर्थात अस्तित्व समाज है और सामाजिक अस्तित्व को मार्क्सवाद ने आर्थिक साधनों की अवस्था और उन पर आश्रित उत्पादन के संबंध पर निर्भर माना है। अपनी पुस्तक द क्रिटिक ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी की भूमिका में मार्क्स ने स्वयं लिखा है कि लोग जिस सामाजिक उत्पादन में लगे रहते हैं वे उसके
प्रसंग में निश्चित संबंधों में अपने को पाते हैं। वे अनिवार्य संबंध भौतिक उत्पादन की शक्ति के विकास की अवस्था विशेष पर निर्भर करते हैं। इन उत्पादन संबंधों की समष्टि समाज की आर्थिक संरचना कही जा सकती है। इसी पर ऊपरी न्यायिक राजनैतिक ढांचा एवं विशिष्ट सामाजिक चेतन बनी रहती है। नैतिक जीवन का उत्पादन क्रम सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक प्रक्रियाएं निश्चित करता है। मनुष्य की सामाजिक सत्ता उनकी चेतना का निर्धारण करती है। विकास की एक अवस्था में उत्पादन की भौतिक शक्तियां विद्यमान उत्पादन संबंधों के साथ संघर्ष में पड़ती हैं। यही संघर्ष सामाजिक क्रांति में परिवर्तित हो जाता है। आर्थिक आधार के परिवर्तन के साथ ऊपरी ढांचा भी बदल जाता है। समाज की आर्थिक संरचना के प्रगति युग में एशियाई, प्राचीन, सामंती, नवीन, मध्य वर्गीय वर्गों का निर्देश किया जा सकता है। स्पष्ट है कि आर्थिक उत्पादन उपयोग के विधान से मानव इतिहास का स्वरूप निश्चित होता है। मार्क्स ने इतिहास की पूंजी आर्थिक परिवर्तनों में ढूंढी है। प्रत्येक अवस्था में एक अंतर्द्वंद रहता है। एक वर्ग उत्पादन से परिश्रम करता है तो दूसरा साधन संपन्नता के कारण अतिरिक्त फल का उपभोग करता है। सभी ऐतिहासिक समाज एक श्रमिक और धनिक वर्ग में द्वैत को अपने भीतर लिए होने के कारण संसाधनों के विकास या विकसित होने पर संघर्ष एवं क्रांति से नष्ट हुए हैं। मार्क्स के लिए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वाधीन एवं दास, पेटिशन और प्लेबियन, लॉर्ड एवं शर्क अर्थात उत्पीड़क एवं उत्पीड़क और उत्पीड़ित सदा विरोध की स्थिति में रहे हैं। मार्क्स के अनुसार दोनों के संघर्ष का अंत या तो समाज की क्रांतिकारी पुनर्गठन से हुआ या दोनों वर्गों के समाज विनाश से। अंतः द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का निरूपण वर्ग संघर्ष के इतिहास में परिणत होता है। इस इतिहास का अंतिम चरण पूंजीवाद की उत्पत्ति थी। मार्क्स ने पूंजीवाद का अध्ययन कर यह सिद्ध किया है कि वह अंतर्द्वंद से ग्रस्त है और एक क्रांति के द्वारा इसकी जगह साम्यवाद आएगा। मार्क्स ने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की ऐतिहासिकता एवं विचारों की समाज सापेक्षता प्रतिपादित की है। उसी के आधार पर इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रचलित हुई है। मार्क्स के बाद आर्थिक विकास के संबंध में नए सिद्धांत आए, परंतु मार्क्स के आर्थिक इतिहास का महत्व संरचनात्मक परिवर्तनों के सामाजिक संदर्भ में एवं अध्ययन के द्वंद्वात्मक पद्धति में आज भी है। मार्क्स की अवधारणा ने वर्तमान सामाजिक दृष्टिकोण को अत्यधिक प्रभावित किया है। इन्होंने सामाजिक जीवन के अध्ययन में अन्वेषण की नवीन विधा एवं नवीन विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रतिपादन किया है। आधुनिक इतिहास अवधारणा पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। आधुनिक इतिहास लेखन में सकारात्मक प्रत्यक्षवाद। दर्शन शास्त्र में प्रत्यक्षवाद का अभिप्राय एक विधा से है जिसके माध्यम से आंकड़ों का वैज्ञानिक विधि से संकुलन अनुभव के आधार पर किया जाता है। इसमें धार्मिक विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अनुभव को गणित के समकक्ष स्वीकार करने को प्रत्यक्षवाद की संज्ञा दी है। इतिहास जगत में वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी आंदोलनों का एकमात्र उद्देश्य अतीत का यथावत अर्थात प्रस्तुतिकरण है, जिसके लिए अनेक इतिहासकारों ने ऐतिहासिक गवेषणा की आधुनिक विधाओं का प्रस्तुतिकरण किया। इन परंपराओं में शिलान्यासकर्ताओं ने बड़े परिश्रम से वैज्ञानिक विधाओं के आधार पर अतीत का अध्ययन कर ऐतिहासिक गवेषणा की सलीकाशिला तैयार की है। ये वैज्ञानिक उपलब्धियों के सुखद परिणाम से अवगत थे। जर्मनी में नेबूर तथा रांके, ब्रिटेन में ब्यूरी तथा एक्टन, अमेरिका के वियर्ड एवं कार्ल वेकर, फ्रांस के टेने जैसे प्रख्यात इतिहासकारों ने
वैज्ञानिकता का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है। इन विद्वानों ने न केवल ऐतिहासिक अन्वेषण की आधुनिक विधाओं का प्रतिपादन किया है, बल्कि ऐतिहासिक अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली संबंधी सुदृढ़ आधारशिला का निर्माण भी किया है। इन लोगों ने ऐतिहासिक स्रोतों को क्रमबद्ध करके, त्रुटिपूर्ण स्रोतों की व्याख्या करके अब उसको विश्वसनीय स्वरूप प्रदान किया है। इन विद्वानों का अभिप्राय त्रुटियों को दूर कर ऐतिहासिक ज्ञान द्वारा अतीत का सुंदर प्रसाद प्रस्तुत करना है। यदि ऐतिहासिक अन्वेषण की आधुनिक विधाएं 18वीं शताब्दी की देन है, तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के विद्वानों ने ऐतिहासिक गवेषणा की विधा को परिपक्वता एवं प्रौढ़ता प्रदान की है। प्रत्यक्षवाद और इतिहास अतीत में मनुष्यों के कार्य एवं उपलब्धियों की कहानी है। विज्ञान की आश्चर्यजनक उपलब्धियों ने मानव जाति के सामाजिक आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर शिक्षित समाज के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं अंतरिक्ष संबंधी दृष्टिकोण में अत्यधिक परिवर्तन किया है। भौतिक जीवन की आश्चर्यजनक उपलब्धियों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक प्रख्यात इतिहासकारों के चिंतन को संपादित एवं उल्लिखित करके विचार विमर्श करने के लिए विवश कर दिया है कि यदि कोई विधियों का परित्याग करके इतिहास को विज्ञान उपादान से परिष्कृत किया जाए और उसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों और आदर्शों का क्रमान्वय किया जाए, तो निश्चित रूप से इतिहास की उपयोगिता एवं महत्व में वृद्धि होगी। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जर्मनी, फ्रांस, इटली के वैज्ञानिक इतिहासकारों के बीच गंभीर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ कि इतिहास को वैज्ञानिक उपादान से परिष्कृत करने का उपयुक्त समय आ गया है। इंग्लैंड के सर्वप्रथम प्रोफेसर J.B. ब्यूरी ने 1903 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के आरंभ के अवसर पर अपने अभिभाषण में कहा था कि इतिहास विज्ञान है, ना कम और ना अधिक। इतिहास मतलब हिस्ट्री इज साइंस, नो लेस एंड नो मोर। इन महान इतिहासकारों ने शक्तिशाली शब्दों में पुनः कहा है कि जब तक इतिहास को कला मात्र स्वीकार किया जाएगा, तब तक इसमें यथार्थ और सूक्ष्मता का समावेश गंभीरता पूर्वक नहीं किया जा सकेगा। अनेक प्रख्यात इतिहासकारों ने इतिहास अध्ययन में यथार्थता की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर प्रबल समर्थन किया है। काम्टे का प्रत्यक्षवाद पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। इनके अनुसार अतीत की पुनः प्राप्ति प्रत्यक्षवाद सिद्धांत के समूचे क्रियान्वयन द्वारा ही संभव है। काम्टे का प्रत्यक्षवाद ह्यूम, कांट, तुर्गो और कोदोर्से के प्रभाव का ही परिणाम है। यही नहीं, इसमें अप्रत्यक्षवादी सिद्धांतों को मॉन्टेस्क्यू, सेंट पियरे और सेंट साइमन के विचारों ने भी सर्वाधिक प्रभावित किया है। H.N. रांस ने उचित ही कहा है कि इन महान दार्शनिकों के उत्कृष्ट विचारों के समन्वय की क्षमता काम्टे की निराली एवं अद्वितीय है। विज्ञान का संस्तरण गणित शास्त्र की ओर होता है। खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र से होता हुआ समाजशास्त्र तक समाप्त हो जाता है। इतिहास समाजशास्त्र की जननी है। काम्टे के प्रत्यक्षवाद से प्रभावित होना अपरिहार्य था। काम्टे का प्रत्यक्षवाद। काम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। इनकी सभी अवधारणाएं प्रत्यक्षवादी सिद्धांत पर आधारित थीं। काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैज्ञानिक है। इसका अभिमत है कि समग्र ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम द्वारा नियंत्रित, व्यवस्थित एवं निर्देशित होता है। यदि हमें नियमों को समझना है तो तार्किक धार्मिक आधारों द्वारा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक की विधाओं में कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। इन्हें परीक्षण, निरीक्षण, टेस्ट, वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली होती है। एक प्रकार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधाओं द्वारा निष्कर्ष ही प्रत्यक्षवाद है। काम्टे का कथन है कि अनुभव, परीक्षण, निरीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा न केवल प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन संभव है, बल्कि समाज का भी
क्योंकि समाज प्रकृति का ही एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, जैसे रात दिन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऋतु परिवर्तन, शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षा ऋतु आदि, उसी प्रकार सामाजिक घटनाएं राज्यों की स्थापना, प्रसार, विकास, संगठन, पतन निश्चित नियमों के आधार पर घटित होती हैं। इब्न खल्दून ने इसका विश्लेषण अवयवी व्याख्या तथा आर्नोल्ड जे टाइमनवी ने संस्कृतियों का उत्थान पतन की व्याख्या चुनौती एवं प्रत्युत्तर द्वारा किया है। काम्टे का प्रत्यक्षवाद का यही आधारभूत सिद्धांत है। प्रत्यक्षवाद का दूसरा सिद्धांत है कि काम्टे अपने को धार्मिक और तार्किक विचारों से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि उनका अध्ययन विधि से कदापि संभव नहीं था। काम्टे का प्रत्यक्षवाद कल्पना एवं ईश्वरीय महिमा के आधार पर नहीं, बल्कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्यप्रणाली के आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है। विजेस एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यदि कोई व्यक्ति साखियाँ खाकर मर जाता है तो इस घटना की व्याख्या धर्मवादी, तत्वज्ञानी, वैज्ञानिक एवं प्रत्यक्षवादी अलग अलग ढंग से करेंगे, क्योंकि सबका दृष्टिकोण भिन्न होता है। धर्मवादी उस व्यक्ति की मृत्यु को दैवी विधान मानते हुए ईश्वर की इच्छा का परिणाम मानता है। तत्वज्ञानी यही कहेगा कि मिलन और अलगाव एक स्वाभाविक नियम है। मृत्यु एक ऐसा अंतिम विषोह है जिसमें विषोह के बाद मिलना संभव नहीं है, परंतु इस मृत्यु के कारण की व्याख्या में एक वैज्ञानिक और डॉक्टर यही कहेगा कि व्यक्ति की मृत्यु साखियाँ खाने से हुई है। डॉक्टर स्वयं जाकर उस व्यक्ति का निरीक्षण, परीक्षण करेगा, साखियों के तत्व का विश्लेषण करेगा, उस व्यक्ति पर साखियों के प्रभाव को देखकर मृत्यु के संबंध में अपना मत प्रकट करेगा। अपने अध्ययन काल में प्रत्यक्षवादी अनुभव या प्रयोग को उत्तरोत्तर कार्य में लाते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्षवादी किसी निष्पक्ष विचार को यथावत स्वीकार नहीं करते, क्योंकि सामाजिक जीवन में परिवर्तन उसी प्रकार स्वाभाविक है जिस प्रकार प्राकृतिक जगत में। प्रत्यक्षवाद धर्म एवं तात्विक विचारों को दृढ़तापूर्वक बहिष्कार एवं अस्वीकार करता है। इस तरह का विचार एक प्रकार की सट्टेबाजी है। काम्टे का विश्वास है कि धार्मिक और तात्विक अटकल उच्च चिंतन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष सत्य भी हो सकता है और काल्पनिक भी होता है। अतः ऐसे निष्कर्ष का सत्य और काल्पनिक होना संभव या अनुमान की बात हो सकती है, परंतु इसमें सत्यापन का निर्णय भी संभव नहीं है तो कठिन अवश्य है। यह वैज्ञानिक चिंतन, संयोग और अनुमान पर कदापि संभव नहीं हो सकता। प्रत्यक्षवाद का एक विचार प्रणाली है, इस कारण इसे यथार्थ होना चाहिए। यथार्थ के क्षेत्र में सट्टेबाजी या अनुमान के लिए कोई स्थान नहीं होता। इस प्रकार निरीक्षण, अवलोकन, प्रयोग, वर्गीकरण प्रत्यक्षवाद की आधारशिला है। रांके का ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद। आधुनिक इतिहास के जनक रांके को लॉर्ड एक्टन ने इतिहास का कोलंबस कहा है। इन्होंने इतिहासवाद का महान पुजारी कहा जा सकता है। ऐतिहासिक अध्ययन की वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक आधारशिला निर्मित करने का एकमात्र श्रेय रांके को जाता है। उनका श्रेय तथ्यों की यथार्थता के आधार पर इतिहास का प्रस्तुतिकरण करके उसकी चिंतन शक्ति की, विज्ञान की उपलब्धियों और अनेक विचारों दार्शनिकों ने प्रभावित किया है। इस युग में महान मानव व्यवहार एवं सामाजिक परिवर्तन की अनुभूति ही विचारों का चिंतन विषय बन गया है। स्रोतों पर आधारित इतिहास अध्ययन में अग्रणी एवं प्रबल समर्थक वाल्टोल्ड, जॉर्ज नेबूर,
ने राके को वैज्ञानिक विधाओं का पृष्ठभूमि तैयार की थी। नेम्बूर का अनुकरण करते हुए इन्होंने ग्रंथालयों में बिखरे अनेक ऐतिहासिक स्रोतों को संपादित किया था। इनके अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब ऐतिहासिक स्रोतों को समुचित रूप से संपादित करके शोधकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यदि भोजनालय में अच्छी सामग्री होगी तो निश्चित रूप से स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तैयार होंगे। बर्लिन विश्वविद्यालय में इतिहास शोध की विधाओं की शिक्षा के लिए रांके ने अनेक संगोष्ठियों का आयोजन किया। इतिहास के शोध छात्रों को नवीन तकनीक से अवगत कराने का सराहनीय प्रयास किया। अल्प समय में ही इनके सिद्धांतों का प्रचार पूरे फ्रांस ब्रिटेन तक हो गया। रांके ने एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर शोध छात्रों को ऐतिहासिक गवेषणा की नवीन विधाओं एवं तकनीक से अवगत कराने का यथाशक्य प्रशंसनीय प्रयास किया। जी.सी. काम्प के अनुसार ऐतिहासिक विधि के इतिहास में रांके का यह सर्वप्रथम प्रयास था। इसलिए इस महान इतिहासकार को आधुनिक इतिहास का कोलंबस तथा प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। इस प्रकार अर्थहोल्ड, जॉर्ज नेबूर तथा रांके ने ऐतिहासिक गवेषणा की सुदृढ़ आधारशिला रखकर भावी पीढ़ी के शोधकर्ताओं के लिए वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत विधाओं का प्रतिपादन किया और प्रत्यक्षवाद की उपयोगिता को शोध में अपरिहार्य किया। 1859 में सर्वप्रथम ऐतिहासिक पत्रिका का प्रकाशन कुछ प्रख्यात इतिहासकारों ने मिलकर किया था। इन पत्रिकाओं ने ऐतिहासिक गवेषणा में वैज्ञानिक विधा संबंधी अनेक लेख लिखे थे। अल्प समय में संपूर्ण पाश्चात्य जगत इन वैज्ञानिक विधाओं से प्रभावित हो गया। आधुनिक इतिहास अध्ययन एवं लेखन का एकमात्र श्रेय नेम्बूर एवं राके को है। मार्विक ने राके की प्रशंसा में लिखा है कि इतिहास अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में सर्वाधिक योगदान राके का था। आधुनिक ऐतिहासिक गवेषणा विधि के शिलान्यासकर्ता को इस योगदान के लिए सर्वोच्च उपाधि से विभूषित करना चाहिए। ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद की आलोचना। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि अतीत संबंधी ज्ञान की उपादेयता को देखकर आधुनिक इतिहास के कोलंबस, रांके और नेम्बूर ने प्रत्यक्षवादी अवधारणा के समर्थन एवं प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दिया है। इनका विश्वास था कि यदि कोई अतीत का यथावत प्रस्तुतिकरण किया जाए तो वह मानव समाज के लिए आधुनिक, उपयोगी तथा कल्याणकारी होगा। कार्ल मार्क्स प्रत्यक्षवादी धारणा का प्रबल विरोधी एवं कटु आलोचक थे। इनका कहना था कि प्रत्यक्षवाद एक अनुप्रयोगी शब्द है। अतीत अध्ययन का उपादेयता में कार्ल मार्क्स की भी अटूट आस्था थी, परंतु राके की प्रत्यक्षवादी अवधारणा के अनुसार अतीत में यथावत प्रस्तुतिकरण पर इनके कठोरतम प्रहार किया है। इन्होंने कहा है कि प्रत्यक्षवादी अवधारणा के अनुसार अतीत के यथावत प्रस्तुतिकरण का अभिप्राय दास प्रथा, सामंतशाही व्यवस्था, कुलीन वर्ग द्वारा गरीब श्रमिकों के शोषण को मान्यता प्रदान किया जाएगा। इन पुरातन व्याख्या के कारण गरीब श्रमिकों के असंख्य शवों पर इतिहास का निर्माण हुआ। काम्टे का प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन भर अतीत की गवेषणा में वैज्ञानिक विधाओं के प्रयोग का अपरिहार्य का समर्थन किया है। इनके प्रत्यक्षवाद में धर्म, नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं था। यदि काम्टे ने अपने प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों को स्थायित्व प्रदान किया होता तो निश्चित ही आधुनिक युग में श्रेष्ठतम वैज्ञानिक विचारकों ने एक गरिमामय स्थान अवश्य प्राप्त किया होता। मिल जैसे विचारकों का मत है कि प्रत्यक्षवादी दर्शन काम्टे ने जिस वैज्ञानिक स्तर पर स्थापित किया था वह के स्वयं ही स्थित नहीं रह सके। इनके प्रत्यक्षवादी दर्शन में धर्म, नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं था। अंत में वह धर्म एवं नैतिकता का पुजारी बन गया। इसलिए मार्विन ने कहा है कि प्रत्यक्षवाद का जनक स्वयं ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था।
ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि प्रत्यक्षवाद केवल एक विज्ञान ही नहीं अपितु मानवता के लिए एक धर्म भी है। इसलिए इस प्रकार आधुनिक इतिहास जगत के कोलंबस रांके ने भी अतीत गवेषणा में प्रत्यक्षवाद एवं वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की आवश्यकता को सिद्ध किया है। इसके लिए उन्होंने दीक्षा संस्थानों को स्थापित किया था और पत्रिकाओं के माध्यम से समस्त यूरोप में प्रचार एवं प्रसार का प्रशंसनीय प्रयास किया। अल्प समय में ही पाश्चात्य जगत के अनेक विद्वानों ने इतिहास अध्ययन में वैज्ञानिक विधाओं के नियोजन के अपरिहार्य का समर्थन किया। इंग्लैंड में J.V. ब्यूरी ने कहा है कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न अधिक। कैंटे की भांति रांके ने अपने प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों पर अडिग नहीं रहा और अल्प समय में ही अपने ही सिद्धांतों की तिलांजलि दे डाली। रांके ने प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन की इतनी कमजोर आधारशिला रखी कि इनके जीवन काल में निम्न कोटि सामग्री से निर्मित इमारत समीव ध्वस्त होने लगी। इनके अनुयायियों के अथक प्रयासों के बावजूद प्रत्यक्षवादी इमारत खंडर बन गई। इंग्लैंड में थॉमस हेनरी वाकर ने रांके स्कूल के खंडरों की मरम्मत करने के उद्देश्य से हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड की रचना की। जॉन टोन्स ने स्पष्ट लिखा है कि ज्ञान की प्रगति में इनका प्रयास घातक सिद्ध हुआ। फ्रेंच इतिहासकार फेल्स्टेल द कोल्लेज ने भी ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद की आलोचना की है। अमेरिकन इतिहासविद एडम स्कैफ ने रांके के प्रत्यक्षवादी सिद्धांत की तुलना स्कूल के छोटे बच्चे के बीच शोरगुल और आपसी झगड़ों से किया है। दार्शनिक बोनादोते कोर्चे ने प्रत्यक्षवाद पर कठोर प्रहार किया है। इन्होंने इतिहास की विषय वस्तु के स्वरूप को मान्यता प्रदान की है और विषय वस्तु लेखन की कटु आलोचना की है। इतिहास पर संस्कार, जाति, धर्म, सामाजिक परिवेश का इसका प्रभाव अपरिहार्य है। यह कितना भी वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष क्यों न हो, वह अपने समसामयिक समाज का सदस्य होता है और अपनी रचना समसामयिक रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत करता है। इसलिए कोर्चे ने जोरदार शब्द में प्रत्यक्षवादी अवधारणा पर कठोर प्रहार करते हुए समसामयिकी को कुछ इतिहास लेखन की विशेषता कहा है, क्योंकि यह कोई भी इतिहासकार अपने को बाह्य परिस्थितियों से मुक्त नहीं कर पाता। वह वस्तुनिष्ठता के आवरण में अपने को ढालने का कितना भी प्रयास क्यों न कर ले। इसलिए इतिहासकारों को अवांछित एवं निष्पक्ष इतिहास लेखन का प्रयास नहीं करना चाहिए। रांके ने अतीत के यथार्थ एवं यथावत प्रस्तुतिकरण की जो स्वप्नलौकिकीय कल्पना की थी, उसकी आलोचकों द्वारा कटु आलोचना की गई। सभी इतिहासकारों ने एक स्वर से समसामयिक रुचि एवं आवश्यकता अनुसार इतिहास लेखन को जरूरी समझा। आलोचकों का मानना है कि प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक विधियों से अतीत के यथार्थ तथ्यों का प्रस्तुतिकरण इतिहास को नीरस, दुरूह और अपठनीय बना देगा। अतः वैज्ञानिक विधाओं से परिष्कृत करने के पश्चात प्रस्तुतिकरण में कलात्मक शैली का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक इतिहास लेखन से संबंधित शास्त्रीय एवं परंपरागत मार्क्सवादी विचारधारा की विवेचना कीजिए। आधुनिक इतिहास लेखन मार्क्सवादी विचारधारा से कहाँ तक प्रभावित थी, समझाइए। आधुनिक विश्व के इतिहास में कार्ल मार्क्स इस युग प्रवर्तक विचारक रहे हैं। वर्तमान समाजवाद या साम्यवादी विचारधारा का जनक नहीं है। श्री हरिश्चंद्र ओझा के शब्दों में मार्क्सवादी दर्शन विश्व के इतिहास के युग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। यह दर्शन एक नए वर्ग का दर्शन है। यह एक ऐसे वर्ग का है जो कि विगत शताब्दियों से सदा दबा रहा है और दबा रखा गया है। इसका राज्य ने हमेशा उत्पीड़न किया और इसके साथ सर्वप्रथम मार्क्स ने राजनीतिक दृष्टि से स्वीकार किया। मार्क्स दर्शन से उन्नति के और विकास के हेतु प्रयोग में लाते हैं। इसका यह विश्वास था कि ऐतिहासिक भविष्यवाणी सामाजिक समस्याओं का हल करने के लिए सबसे
वैज्ञानिक मार्ग है। मार्क्सवाद विशुद्ध ऐतिहासिक सिद्धांत है और इसका उद्देश्य आर्थिक एवं शक्ति राजनीति के विकास की, विशेषतः सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांतियों की भविष्यवाणी करना है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत एवं विचारधारा। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत मुख्य रूप से सामाजिक विकास की प्रक्रिया का दर्शन है। मार्क्स ने यह स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि समाज किस प्रकार और क्यों एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होता है। इसने विभिन्न सामाजिक दशाओं का अध्ययन गहनता के साथ किया और इसके आधार पर ही वह निश्चित करने का प्रयास किया गया है कि समाज का विकास किन दशाओं में होता है। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मार्क्सवाद अत्यंत ही संश्लिष्ट है तथा उनकी प्रत्येक प्रणाली एक दूसरे से घनिष्ठतम रूप से सुबद्ध है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम उसे 5 भागों में विभक्त करके उसी की व्याख्या कर सकते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और राज संबंधी विचार। पहले आता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स हीगल के द्वंद्व से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। इन्होंने द्वंद्व को विकास की औपचारिक प्रक्रिया का एक सच्चा विवरण माना, परंतु उसने इसका प्रयोग हीगल से सर्वतः भिन्न रूप से किया। यह लिखता है कि इसका अपना द्वंद्ववाद हीगल ने न केवल विभिन्न है वरन उसका उल्टा है। मार्क्स की मान्यता है कि विचार नहीं वरन भौतिक पदार्थ इस जगत का आधार है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के कतिपय विशेषताएं हैं। प्रकृति अचानक एकत्रित की गई वस्तुओं का संग्रह नहीं है। इसका प्रत्येक पदार्थ परस्पर जुड़ा हुआ एवं निर्भर है। भौतिक पदार्थ गतिहीन नहीं है वरन प्रत्येक पदार्थ गतिशील है। धूल कण से लेकर सूर्यपिंड तक प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के कारण ही प्रगति एवं विकास होता है। इस विकास क्रम में नए पदार्थों का निर्माण एवं पुराने का विकास होता है। इस प्रकार मार्क्स का द्वंद्ववाद विश्व को जैविक अध्ययन के साथ साथ जीवन की गतिशीलता का भी अध्ययन है। यह परिवर्तन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं। मात्रा से गुणा की ओर परिवर्तन अचानक होता है। प्रत्येक वस्तु में अंतः विरोध निहित रहता है। इसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक 2 पक्ष होते हैं। इसके मध्य निरंतर द्वंद्व एवं संघर्ष बना रहता है। पुराने तत्व मिट जाते हैं और नए उत्पन्न होते जाते हैं। कौल के मतानुसार मार्क्स के द्वंद्ववाद की मान्यता है कि इतिहास के प्रत्येक युग में उत्पादन की शक्तियों से मनुष्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक संबंध पैदा होते हैं। इन संबंधों के परिणाम स्वरूप मनुष्य आर्थिक वर्गों में बढ़ जाते हैं और इन वर्गों के बीच संघर्ष के फलस्वरूप मानव इतिहास आगे बढ़ता है। दूसरा आता है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्स के मतानुसार इतिहास का वास्तविक आधार उत्पादन की प्रक्रिया है। यह जीवन के लिए सरल भौतिक उत्पादन से प्रारंभ हुई है। इसके बाद यह निरंतर जटिलता होती चली गई। उत्पादन के रूप द्वारा नागरिक समाज के विभिन्न स्तर तैयार किए जाते हैं। दर्शन, धर्म दर्शन, नीति शास्त्र आदि के रूप में चिंतन या चेतना के जो विभिन्न रूप उभरते हैं वे भी उत्पादन की प्रणाली से प्रभावित होते हैं। इस मत के अनुसार विचारकों के आधार पर व्यवहारों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता वरन विचारों की रचना को भौतिक व्यवहार के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। भौतिकवाद का सही तात्पर्य व्यक्ति के उस अस्तित्व से है जो सामाजिक संबंधों से परिभाषित होता है। मार्क्स ने सामाजिक अस्तित्व को आर्थिक साधनों की स्थिति एवं उत्पादन के संबंधों पर निर्भर माना है। मार्क्स ने माना है कि इतिहास के विकास में निर्णायक तथ्य उत्पादन की शक्ति है। मनुष्य जो कुछ भी करता है उसका निश्चय आर्थिक एवं भौतिक कारकों से होता है। मनुष्य पूर्ण रूप से आर्थिक शक्तियों का दास है। समस्त ऐतिहासिक घटनाएं एवं मानवीय जीवन की व्याख्या भौतिक अवस्थाओं की दृष्टि से ही की जा सकती हैं। भौतिक जीवन में उत्पादन का तरीका ही जीवन की सामाजिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक विधियों के सामान्य स्वरूप का निश्चय करता है। मार्क्स का यह लोकप्रिय कथन है कि मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व को निश्चित नहीं करती वरन मनुष्य
का सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निश्चित कर देता है। प्रत्येक देश की राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक व्यवस्था, व्यापार, उद्योग, कला, दर्शन, धर्म, नैतिकता, परंपराएं, रीति रिवाज आदि जीवन की भौतिक अवस्थाओं द्वारा रूप ग्रहण करते हैं। भौतिक अवस्थाओं से अर्थ है उत्पादन, वितरण एवं विनियमन के तरीके, बाहरी वातावरण। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांतियाँ सत्य एवं न्याय के अमूर्त विचारों एवं भगवान की इच्छा के कारण नहीं होती, वरन उत्पादन एवं वितरण के तरीके में परिवर्तन के कारण होती हैं। क्रांतियों के कारण संबंधित युग की आर्थिक व्यवस्था में पाए जाते हैं, उनके चिंतन एवं दर्शन में नहीं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स का कहना है कि अस्तित्व में आने वाले अब तक के सभी समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स का यह सिद्धांत उनके ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की उपसिद्धि है। समाज में हमेशा दो विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। इसमें एक वर्ग वह है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, अर्थात पूंजीवादी या बजुआ, और दूसरा वर्ग वो है बुर्जुआ, है ना, और दूसरा वर्ग वो है जो इन साधनों से वंचित, केवल शारीरिक श्रम करने वाले, अर्थात श्रमजीवी या सर्वहारा, शोषण या शोषित। ये दो वर्ग हमेशा प्रथम वर्ग द्वारा हमेशा दूसरे वर्ग का शोषण किया जाता है। समाज में शोषक और शोषित, ये दो वर्ग हमेशा आपस में संघर्षरत रहते हैं। इसमें समझौता असंभव है। इसमें निरंतर संघर्ष में अंतिम विजय श्रमिक वर्ग की ही होती है, क्योंकि पूंजीवाद के स्वयं विनाश के बीच निहित है। परंतु पूंजीपतियों की एकाधिकार की प्रवृत्ति सर्वहारा वर्ग की संख्या में वृद्धि, पूंजीपतियों द्वारा माल की कृत्रिम कमी पैदा कर आर्थिक संकट को जन्म देना, अतिरिक्त मूल्य, बाजार की कीमत एवं लागत मूल्य के बीच का अंतर, पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाना, श्रमिकों में असंतोष एवं बड़े स्तर पर उत्पादन एवं तीव्र विकास के कारण विश्व के विभिन्न देशों के एक दूसरे के समीप आना, पूंजीपतियों द्वारा दूसरे देश में मंदियों की खोज के कारण विभिन्न देशों के श्रमिकों का परस्पर संपर्क और उनके असंतोष ने अंतर्राष्ट्रीय क्रांति का स्थान ले लिया है। श्रमिकों की विजय के बाद श्रमिकों का अधिनायक तंत्र स्थापित होगा। तत्पश्चात वर्ग विहीन एवं राजविहीन समाज। नेक्स्ट है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने यह दिखलाने के लिए किया था कि पूंजीवादी व्यवस्था में किस प्रकार श्रमिकों का शोषण किया जाता है। यह सिद्धांत वस्तुतः कीमतों का सिद्धांत नहीं है, वरन इसका उद्देश्य यह प्रकट करना है कि पूंजीपति श्रमिकों को उचित श्रमिक नहीं देते और निम्नतम मजदूरी देकर उनका शोषण करते हैं। मार्क्स का मूल सिद्धांत यह बतलाता है कि श्रम ही वस्तुओं के मूल्य का वास्तविक स्रष्टा है। जिस वस्तु के उत्पादन पर जितना अधिक व्यय किया जाता है वह उतनी ही महंगी होती है। प्रत्येक वस्तु की कीमत श्रमिक द्वारा उस वस्तु में लगाए गए श्रम है, लेकिन श्रमिक को जिस कीमत का अति अल्प भाग दिया जाता है और शेष को पूंजीपति बीच में हड़प लेता है। अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिन्हें एक मजदूर पैदा करता है या पाता है। इसके अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति स्वयं अपने जेब में भर लेता है और श्रमिकों को उसकी दरिद्रता एवं भूख की सीमा में आगे नहीं बढ़ने देता। नेक्स्ट है राज्य संबंधी विचार। मार्क्स ने राज्य के विषय में जो विचार प्रकट किए हैं वह उनके इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या की एक उपसिद्ध मात्र है। मार्क्स ने राज्य के विषय में जो अब तक की परंपरावादी दृष्टिकोण चला आ रहा है उसका पूर्णतः खंडन किया है। अरस्तू का यह कथन था कि राज्य का जन्म शुभ जीवन के लिए हुआ है और शुभ जीवन के लिए जीवित है। मार्क्स ने
मास्क को मान नहीं किया करते या मास्क को मान नहीं है। इनके अनुसार राज्य शुभ जीवन के लिए जीवित रहने वाली संस्था कभी नहीं रही और ना भविष्य में रहेंगी। सामाजिक विकास के मार्ग में राज्य सहायक ना होकर बाधक रहा है। राज्य ही ऐसी संस्थान है जिसके द्वारा शासक वर्ग जनता पर अपनी इच्छाओं को बलपूर्वक लादने का प्रयास करता है, आर्थिक मामलों में अपने को लाभ की स्थिति में रखता है। मास्क के अनुसार राज्य सदा ऐसा संगठन रहा है और सदा ऐसा ही रहेगा जिसके द्वारा स्थान आर्थिक वर्ग दूसरे निर्धन के ऊपर शासन करता है और शोषण करता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने राज्य को पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति बतलाया गया है। राज्य जिसके पूंजीपतियों की प्रधानता होती है, श्रमिकों के शोषण का एक सुनिश्चित यंत्र होता है। राज्य की उत्पत्ति ही अन्य अत्याचारी पूंजीपतियों ने श्रमिकों के शोषण के उद्देश्य से की है। नेक्स्ट आता है युग पुरुष से क्या आशय है। इतिहास के प्रमुख युग पुरुष की जीवन गाथा पर प्रकाश डालिए। युग पुरुष का अर्थ एवं परिभाषा। समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति और विशिष्ट व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति इतिहास के पृष्ठों में नहीं होते, जबकि जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित होते हैं। यह विशिष्ट व्यक्ति ही महापुरुष युग पुरुष कहलाते हैं। इनके कार्य उपलब्धियां स्मृति योग्य बन जाती हैं। युग पुरुष समसामयिक समाज की आवश्यकता आकांक्षाओं को समझने की क्षमता रखता है। हीगल ने लिखा है कि किसी युग या युग का महापुरुष वह व्यक्ति होता है जो उस युग की आकांक्षाओं को शब्द दे सकता है, युग को बता सकता है कि युग आकांक्षाएं क्या होती हैं, इन आकांक्षाओं को क्रियान्वित करके उन्हें मूर्त रूप प्रदान कर सके। यह अपने युग को रूप दे सकता है, साथ ही वह जो कुछ कहे वह उसके युग की आत्मा सार तत्व हो, उसे युग पुरुष कहा जाता है। डॉक्टर रंगनाथ शर्मा के अनुसार उसका युग पुरुष का जीवन सारिता के उद्गम स्रोत के समान होता है, जो प्रारंभ में तो लघु होता है किंतु आगे चलकर अन्य स्रोतों का सहयोग पाकर अंत में सागर में पहुँचते पहुँचते असीम और अनंत हो जाता है। मैकाले के अनुसार युग पुरुष उच्च शिखर पर असीम वह व्यक्ति होता है जो कि जन सामान्य के पहले सूर्य के प्रकाश का पूर्वाभास पाता है। प्रोफेसर E.H. कार के मतानुसार महापुरुष या तो वर्तमान शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है या फिर उन शक्तियों का तो वर्तमान व्याख्या को चुनौती देती है। J.S. मिल के शब्दों में महापुरुष के अभाव में संभवतः भावी घटनाओं का संकेत जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाता। इस प्रकार युग पुरुष वह व्यक्ति होता है जिसका स्पष्ट प्रभाव समसामयिक युग पर पड़ता है। इसी आधार पर विभिन्न युगों का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, नेपोलियन युग, बिस्मार्क युग, मेटर्निफ युग, गांधी युग, नेहरू युग आदि। युग पुरुष की प्रमुख विशेषताएं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर युग पुरुष की निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई जा सकती हैं। पहला आता है अति विशिष्ट व्यक्ति। यद्यपि धर्म सुधार आंदोलन एवं प्रतिक्रियावादी आंदोलनों में अपनी अनेक व्यक्तियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परंतु इन सभी को महापुरुष की श्रेणी में नहीं रखा जाता। वस्तुतः महापुरुष युग पुरुष समाज का एक अति विशिष्ट व्यक्ति होता है। वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणों का पूर्वाभास कराता है, तत्पश्चात सैन सूर्य की किरणें जनमानस तक पहुंचती हैं। वह इस अर्थ में भी अति विशिष्ट होता है कि उसके भावी घटनाओं के पूर्वानुमान का अद्भुत क्षमता होती है। इसे पूर्वानुमान के आधार पर ही वह जनमानस की आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करता है। काल का ज्ञाता। काल एवं समय गति का परिचायक होता है। युग पुरुष काल का ज्ञाता होता है। जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने अपने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था कि युग पुरुष को भावी घटनाओं की परिपक्वता की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। वह घड़ी ही सुई को बढ़ाकर या घटाकर काल की गति को परिवर्तित नहीं कर सकता। काल की गति सृष्टि की मौलिक प्रक्रिया होती है। काल ही विश्व के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। काल
शाश्वत है। पतंजलि के अनुसार वर्तमान का अस्तित्व इसलिए सजीव है कि जो प्रक्रिया या जो क्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं वह भूत, और जो पूर्ण होनी है वह भविष्य है। अतः प्राकृतिक प्रक्रिया होने के कारण काल गति में अवरोध संभव नहीं है। युग पुरुष का दायित्व है कि वह काल गति एवं इतिहास गति के मध्य सामंजस्य स्थापित करके समसामयिक सामाजिक आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास करे। आंदोलनों का नेतृत्व जेम्स स्टुअर्ट मिल के अनुसार इतिहास के निर्माता महापुरुष होते हैं। अतः इतिहास अध्ययन का उद्देश्य अतीतकालिक महापुरुषों के जीवन गाथाओं, उपलब्धियों को वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को प्रेरणा स्रोत के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। मिल के इस कथन से हेनरी फेरेन के इस कथन की भी पुष्टि होती है कि इतिहास समाज में रहने वाले व्यक्तियों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। वस्तुतः इतिहास में सभी व्यक्तियों के कार्य एवं उपलब्धियों का वर्णन न हो सकना केवल मात्र उन्हीं व्यक्तियों के कार्य एवं उपलब्धियों का वर्णन होता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्र के आंदोलन में समाज का नेतृत्व किया है। जहाँ तक आंदोलन का प्रश्न है कि आंदोलन का प्रादुर्भाव प्रत्येक युग में संभव नहीं है। हीगल के द्वंद्ववाद के सिद्धांत के अनुसार पुरातन व्यवस्था एवं नवोदित व्याख्या के मध्य निरंतर संघर्ष होता रहा है। दोनों व्यवस्थाओं के पारस्परिक द्वंद्व के परिणाम स्वरूप एक नवीन व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है। इतिहास इस अनवरत प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप इतिहास का निर्माण होता रहता है। हीगल के अनुसार द्वंद्व के अभिनेता महापुरुष ही होते हैं, इनके द्वारा इतिहास का निर्माण होता है। स्पिंगलर एवं टायनवी ने भी हीगल से सहमति व्यक्त की है। जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति। महापुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करता है और उपयुक्त समय पर राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुकूल परिस्थितियों एवं मानवीय शक्तियों को नवीन दिशा प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप मानवीय शक्तियों का नेतृत्व करने वाला महापुरुष से युग पुरुष बन जाता है। उदाहरणतः सर्वश्री नेपोलियन, बिस्मार्क, लेनिन, गांधी, नेल्सन मंडेला आदि। गिवन के अनुसार महापुरुषों के लिए उपयुक्त अवसर की आवश्यकता होती है। वे इस प्रकार लाभ उठाकर युग की आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार इतिहास में महापुरुष समसामयिक सामाजिक चेतना को जागृत करने वाला व्यक्ति होता है। इतिहास के प्रमुख युग पुरुषों की जीवन गाथाएं। युग पुरुष का आविर्भाव प्रत्येक युग में नहीं होता। युग पुरुष का आविर्भाव शताब्दियों के पश्चात कभी कभी ही होता है। इतिहास के प्रमुख युग पुरुषों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। पहले आते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के शासक शुद्धोधन के राजमहल में हुआ था। उनके जन्म के 7 दिन के पश्चात ही उनकी माता की मृत्यु होने के कारण उनका लालन पोषण उनकी मौसी ने किया। जीवन की सामान्य घटनाओं से उनका मन इतना शुद्ध हो गया कि उन्होंने गृह त्याग कर दिया। कठिन तपस्या के उपरांत वे ज्ञान की प्राप्ति कर पाए। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया और जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु इन्हें सरल एवं सुलभ मार्ग प्रस्तुत किया। शीघ्र ही उनकी शिक्षाओं का प्रसार प्रत्येक घर, झोपड़ी से लेकर महल तक दृष्टिगत होने लगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के साथ साथ मानव आत्मा की स्वतंत्रता एवं मोक्ष का सरल साधन प्रस्तुत किया। महात्मा बुद्ध ने कभी भी यह प्रदर्शित नहीं किया कि वे किसी नवीन धर्म के प्रवर्तक हैं, वरन उन्होंने अपनी शिक्षाओं के प्राचीन आदर्शों पर ही अधिक बल दिया। इस प्रकार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक एवं सामाजिक क्रांति द्वारा जनमानस की आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए ही इन्हें युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता कुंडल ग्राम के राजा एवं माता लिच्छवी की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा एवं उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और 12 वर्ष की तक ऋजुपालिका नदी के तट पर घोर तपस्या की तत्पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे।
महावीर स्वामी का कहना था कि प्रत्येक मनुष्य में कतिपय गुप्त शक्तियाँ होती हैं, उनका पूर्ण विकास करके मनुष्य स्वयं परमात्मा बन सकता है। इन्होंने अनीश्वरवाद, अहिंसा, कर्म की प्रधानता, पुनर्जन्म में विश्वास, निवृत्ति मार्ग, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आदि का प्रचार किया। महावीर स्वामी की गणना भी युग पुरुष के रूप में की जाती है। नेक्स्ट आते हैं रामानंद। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का काल हिंदू सभ्यता के गहन अंधकार का काल था। ऐसे युग में रामानंद का आविर्भाव हुआ। इन्होंने दुख और निराशा से डूबे हिंदू समाज के लिए महाऔषधि का कार्य किया। इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। रामानंद हिंदू समाज में नवीन चेतना जागृत कर सामाजिक शक्ति की पुनः प्राप्ति करना चाहते थे। इन्होंने मुस्लिम कबीर को अपना शिष्य बनाकर हिंदू मुस्लिम समन्वयवाद का भी मार्ग प्रशस्त किया है। पद दलित जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाकर हिंदू बिखराव को रोकने का कार्य किया। हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए इन्होंने श्री राम को आराध्य देव के रूप में प्रतिष्ठित किया। युग दृष्टा एवं युग पुरुष रामानंद ने अतीत के परिप्रेक्ष्य में भक्ति आंदोलन के माध्यम से समसामयिक समाज की न केवल रक्षा की वरन भावी पीढ़ी के महापुरुषों का मार्गदर्शन भी किया है। नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के ने अतीत के परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक घटनाओं का पूर्वाभास एवं पूर्वानुमान किया एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संबंधी जन आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करने का कृत संकल्प किया। 1857 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के कारण किसी महापुरुष के कुशल नेतृत्व का अभाव था। ऐसे समय में महात्मा गांधी जी ने 1914 से 1947 तक के मध्य भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई। इन्होंने जनमानस की शक्तियों पर आरूढ़ होकर उनकी स्वतंत्रता संबंधी आकांक्षाओं की पूर्ति का सफल प्रयास किया। सन 1919 से 1947 तक के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का सफल नेतृत्व किया और इतिहास में अद्वितीय युग पुरुष कहलाए। नेक्स्ट आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिस समय विश्व दो महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ में विभक्त हो चुका था, ऐसे समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व शांति की स्थापना में सदैव महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व शांति के देवदूत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर एवं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के सहयोग से गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। आज राष्ट्र संघ में गुट निरपेक्षता राष्ट्रों का समूह महान शक्ति बन गया है। इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महापुरुष के साथ महान युगदृष्टा थे। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि इतिहास में महापुरुषों की भूमिका असंदिग्ध है। इतिहास में व्यक्ति, महापुरुष और घटनाओं का कोई महत्व नहीं होता, जबकि घटना के अभाव में महापुरुष व्यर्थ या अस्तित्वहीन होता है। महापुरुष के सक्रिय योगदान के अभाव में इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐतिहासिक घटनाओं की सफलता के लिए महापुरुषों का होना आवश्यक है। ऐतिहासिक समस्याओं का निराकरण जन सामान्य की अपेक्षा महापुरुषों ही कर सकता है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।